हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठ्यकला पर। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस से संबंधित एमसीक्यू सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज के इस सेशन में हम लोग भारतीय विदेश नीति से संबंधित भारतीय विदेश नीति से संबंधित 30 प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, और एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने नेम के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी से संबंधित प्रश्न है, कौन नेता नहीं है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कर्नल नासिर, कर्नल गद्दाफी, मार्शल टीटो। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चूंकि नहीं है पूछा जा रहा है, तो कर्नल गद्दाफी जो है वो संस्थापक नेता नहीं थे। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू थे, कर्नल नासिर, मार्शल टीटो ये थे। ठीक है, नेम का स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और जब स्थापना हुई उस समय टोटल 25 देश थे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस को कार्यान्वित किया? ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किस देश में ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था? श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान या मालदीव? बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। ठीक है, तो ऑपरेशन कैक्टस इंडियन एयरफोर्स ने मालदीव में चलाया था, और इसका उद्देश्य क्या था कि जो मालदीव में पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम जो समर्थक था, ठीक है, वहाँ पे सैन्य सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था। यानी मालदीव में जो सैन्य सत्ता परिवर्तन को रोकने के लिए भारत ने ऑपरेशन कैक्टस चलाया। ठीक है, तो बस याद रखना है ऑपरेशन कैक्टस मालदीव से संबंधित है, जो इंडिया ने चलाया। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, भारत की यहाँ पे है निरस्त्रीकरण नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, 1954 में भारत ने एक व्यापक परमाणु हथियार परीक्षण प्रतिबंध की उपलब्धि को लंबित करते हुए परमाणु हथियारों के सभी परीक्षणों को तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। दूसरा है, 1964 में भारत ने सुझाव दिया कि परमाणु हथियारों के प्रसार की समस्या को वास्तव में हल करने के लिए एक ही अंतर्राष्ट्रीय संधि के ढांचे के भीतर हथियारों को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रसार को एक साथ रोक दिया जाना चाहिए। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है? ठीक है, तो जनरली इसको निरस्त्रीकरण कहते हैं, डिसआर्मामेंट। ठीक है, डिसआर्मामेंट से संबंधित क्या ये स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ना तो एक सही है ना ही दो सही है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और परमाणु परीक्षण से संबंधित जो परमाणु नीति है हमारी, उससे हमारा एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोगों ने क्या अपनाया हुआ है, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। आप लोग जानते भी होंगे, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हमने अपनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग कभी भी पहला प्रयोग नहीं करेंगे परमाणु का। ठीक है, परमाणु बम हम लोग पहले बार इस्तेमाल में नहीं करेंगे। हाँ, यदि कोई देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो फिर हम रिटेलिएट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पहली बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये पहले प्रयोग नहीं करने की नीति हमारे भारत में आज भी है, और इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ ये याद रखिएगा, जब 1988 की बात हो रही थी, 1988 में जब राजीव गांधी ने एक घोषणा की कि एक परमाणु हथियार मुक्त और हिंसा रहित विश्व व्यवस्था की वकालत उन्होंने जनरली किया। ठीक है, उनका कहना था, उनका क्या, जितने भी नेता थे उनका मानना ये था कि चूंकि इंडिया जो है वो दोनों तरफ से घिरा हुआ है, एक तरफ से तो चाइना है, ठीक है, और एक तरफ से पाकिस्तान है, और दोनों देशों के बीच में इंडिया है कि नहीं? तो हमारा खतरा बहुत ज़्यादा है, और चाइना के पास भी न्यूक्लियर पावर है। तो हम लोगों ने इसीलिए एक तरीके से न्यूक्लियर पावर बनने का निर्णय लिया। तो इसको याद रखिएगा। और एक चीज़, नेहरू जी जो थे वो परमाणु हथियारों के विरोधी थे। कभी यदि पूछा जाए तो नेहरू इसके फेवर में नहीं थे। ठीक है,
तो आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। और कब कब परीक्षण हुआ हमारे देश में, एक बार तो 1974 में, जिसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जाना गया। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा 1974 में, और दूसरी बार 1998 में, जिसको पोखरण टेस्ट कहा गया। ठीक है, पोखरण टेस्ट। तो ये दो चीज़ें आप लोग ये सारी पॉइंट्स के साथ याद रखना है आप लोगों को। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत के विश्व दृष्टिकोण पर नेहरू की घोषणा। ठीक है, तो क्या नेहरू ने घोषणा की? औपनिवेशिक और आश्रित देशों और लोगों की मुक्ति में हम विशेष रूप से रुचि रखते हैं। हम नस्लवाद के नाजी सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करते हैं, चाहे कहीं भी हो और किसी भी रूप में इसका आचरण हो रहा हो। हमारी विदेश नीति के स्तंभों में से एक नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ना है। तो बताइए इनमें से क्या सही है, क्या गलत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सारे स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं जो नेहरू जी ने घोषणा की। ठीक है, और नेहरू जी जो थे वो लोकतंत्र के समर्थक थे, है कि नहीं? वो चाहते थे कि हर एक कंट्री लोकतंत्र बने, लोकतंत्र रहे। वह जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने के पक्ष में नहीं थे। ठीक है, और वो चाहते थे कि जो राष्ट्र हैं, जो देश हैं, वो आत्मनिर्णय तथा स्वतंत्रता के बलबूते पे वो अपना निर्णय खुद से ले। ठीक है, तो ये सारे बहुत बातें जो हैं वो नेहरू से संबंधित हैं, आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, अफ्रो एशियाई देश 5 विचारों वाले पंचशील सिद्धांत पर आधारित एक सामान्य विदेश नीति में एकजुट हुए हैं। ठीक है, गैर आक्रामकता, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण अस्तित्व, डी और ई। तो यहाँ पे बताना है डी और ई में क्या आना चाहिए। ठीक है, किसी देश की संप्रभुता और अखंडता की मान्यता, पारस्परिक सहकारी व्यापार, परस्पर आदर, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त मुकाबला। तो बताइए क्या आना चाहिए डी और ई के जगह पे? तो जो अफ्रो एशियाई देश हैं, ठीक है, पंचशील सिद्धांत पर आधारित एक सामान्य विदेश नीति में उन्होंने अपनाया है। तो 3 तो ये हो गए, 2 हमें बताने हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 1 और 3, 1 और ये, किसी देश की संप्रभुता और अखंडता की मान्यता, और है परस्पर आदर। ठीक है, तो अफ्रो एशियाई देश एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देश होते हैं। ठीक है, तो 5 विचारों वाले जो पंचशील सिद्धांत पर विदेश नीति में एकजुट हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। तो डी की जगह पे आ जाएगा किसी देश की संप्रभुता और अखंडता की मान्यता, और ई पे आ जाएगा परस्पर आदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कश्मीर विवाद को हल करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग में निम्न देशों में से कौन एक सदस्य नहीं था? ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है सदस्य नहीं था। ऑप्शंस क्या क्या हैं? यूएसएसआर, ठीक है, जिसको सोवियत यूनियन भी कहा जाता है, अर्जेंटीना, यूएसए और कोलंबिया। तो बताइए कौन सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यूएसएसआर या रशिया उस समय नहीं था। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि भारत ने जनवरी 1948 में, लिख लीजिए क्योंकि कभी पूछा जा सकता है या ऐसे जनरल नॉलेज के लिए भी, तो भारत ने जनवरी 1948 में सुरक्षा परिषद के समक्ष यह प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है, और कहते हैं कि जैसे कश्मीर विवाद को जब सुरक्षा परिषद में रखा गया, ठीक है, तो उसमें संयुक्त राष्ट्र जो है यूएसए, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो मुद्दा उठाया। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने यूएनएससी के स्थायी सदस्यों के साथ 6 सदस्यों को शामिल कर जांच परिषद में विस्तार किया था। ठीक है, और जिसमें 5 स्थायी सदस्य थे, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, है ना। और अस्थायी सदस्य में जैसे अर्जेंटीना थे, बेल्जियम थे, कनाडा थे, कोलंबिया, सीरिया, ये सारे देश शामिल थे। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। हाँ, एक बात और याद रखना है आप लोगों को कि जो कश्मीर विवाद है उसको सुलझाने के लिए किनको नियुक्त किया गया था? तो एक नाम याद रख लीजिए, जस्ट डॉक्टर फ्रैंक
ग्राहम, ग्राहम, ठीक है, ये अमेरिका के एक नागरिक थे। डॉक्टर फ्रैंक ग्राहम को 1951 में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर विवाद है उसको सुलझाने के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग में पहले तो 5 परमानेंट सदस्य थे, ठीक है, 5 जो हैं परमानेंट सदस्य थे। इसके अलावा बहुत सारे जो थे अस्थायी सदस्य थे, ठीक है। तो 5 सदस्य तो समझ में आया, अस्थायी चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और रूस, ठीक है। अस्थायी सदस्य में कौन कौन? अर्जेंटीना, फिर ब्राज़ील नहीं, बेल्जियम, कनाडा, कोलंबिया, सीरिया, ठीक है। तो ये सारे देश आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1984 के नाभिकीय निशस्त्रीकरण के 4 महाद्वीपीय शांति पहल में निम्नलिखित में से किस नेता ने हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। तो 1984 के नाभिकीय निशस्त्रीकरण के 4 महाद्वीपीय शांति पहल में किन्होंने हिस्सा नहीं लिया? राष्ट्रपति राउल एल्फोंसिन, प्रधानमंत्री यहाँ पे है प्रधानमंत्री आंद्रे पापेंद्रू, राष्ट्रपति जियाउल हक, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो बताइए कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी, राष्ट्रपति जियाउल हक, ठीक है। एक सेकंड, तो राष्ट्रपति जियाउल हक ने यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है। और कौन कौन लोग पार्टिसिपेट किए थे? तो राउल एल्फोंसिन, आंद्रे पापेन, इंदिरा गांधी, ठीक है, हिस्सा लिया था। तो इसको याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिएगा ये जियाउल हक कौन थे, कहाँ के थे? तो ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति, ठीक है। तो इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत नेपाल शांति तथा सुरक्षा 1950 की नेपाली माओवादियों ने आलोचना की क्योंकि संधि असमान प्रकृति की थी, नेपाली पहचान का उभार था, चीन के साथ समुद्री की नीति अपनाई गई, यह सभी। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, ठीक है। तो जो भारत नेपाल का जो शांति तथा सुरक्षा संधि हुआ था 1950 में, वहाँ पे नेपाली माओवादियों ने आलोचना की इस संधि की, क्योंकि संधि असमान प्रकृति की थी, नेपाली में पहचान का उभार था, चीन के साथ समुद्री की नीति अपनाई गई, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया, ठीक है। किन्होंने ये कहा था कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ ये मत देखो कि वो क्या हमें दे रहे हैं, बल्कि हम उनको क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन थे जिन्होंने इस प्रकार की विदेश नीति अपनाई? इंदर कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, पीपी नरसिम्हा राव या वीपी सिंह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इंदर कुमार गुजराल, ठीक है। तो ये जब प्रधानमंत्री थे तब इन्होंने अपनी पड़ोसी देशों के साथ संबंध सुधारने के लिए एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया, ठीक है, जिसको क्या भी कहा जाता है? गुजराल डॉक्ट्रिन या गुजराल सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इंदर कुमार गुजराल आई के गुजराल के द्वारा दिया गया, ठीक है। इसमें जैसे कहा गया कि जो पड़ोसी देश है उनकी मांगों के प्रति संवेदनशील रहना पड़ेगा, ठीक है। और यदि दक्षिण एशिया का कोई भी देश अन्य देश के विरुद्ध आतंकवादी कार्यवाही करता है, ठीक है, तो तो अपनी भूमि का दुरुपयोग नहीं होने देगा, ऐसा कहा गया। और फिर विवादास्पद जो युद्ध हैं उसके बारे में शांति एवं लचीली नीति का अनुसरण करना पड़ेगा, ठीक है। और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सद्भावना और सहयोग करते हुए किसी भी प्रकार का आग्रह नहीं करेगा प्रतिदान का। तो इस प्रकार से उन्होंने एक विदेश नीति अपनाई। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है? सियाचिन विवाद, सर क्रीक विवाद। तो बताइए किन विवादों का संबंध भारत और पाकिस्तान से है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दोनों, ठीक है। सियाचिन विवाद और सर क्रीक विवाद दोनों किससे संबंधित है? भारत और पाकिस्तान से, ठीक है। और
एक आता है काला पानी विवाद करके, कभी क्वेश्चन में आ जाए काला पानी विवाद किससे संबंधित है, तो भारत और नेपाल से, ठीक है, नेपाल और भारत से संबंधित है। एक पूछा जाता है दाह-ग्राम विवाद, इसको भी लिख लीजिए, दाह-ग्राम, ठीक है, विवाद, यह किससे संबंधित है, तो यह हम भारत और बांग्लादेश से, ठीक है। तो पूछा जाएगा, तो मैच करने के लिए कभी पूछा जाए तो आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य क्या है? पीआईओज और सरकार के बीच कड़ी का काम करना। पीआईओज मतलब समझते हैं आप लोग, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसको कहा जाता है, ठीक है। भारतीय मूल के व्यक्तियों का संघ बनाना, यूएस के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना, भारतीय सरकार को प्रतिक्रिया या फीडबैक देना। तो बताइए इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ठीक है, यूएस के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना। तो ये मुख्य रूप से इंडिया कॉकस का काम है, आप लोग इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है एकदम फैक्चुअल चीज़ें कि आत्मनिर्भर भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया था। 12 दिसंबर 2020, 12 नवंबर 2020, 12 मई 2020, 12 अक्टूबर 2020। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 12 मई 2020 को। तो इसको याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान का शुभारंभ किया गया, प्रारंभ किया गया, ठीक है। और इस अभियान में क्या था कि उन सभी जो हम लोग विदेशी निर्भरताओं पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है उनको कम करना, ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को। और जो भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं चीज़ें, जो बाहर की वस्तुओं पर निर्भर रहते हैं, उन पर निर्भर न रहकर अपने स्वयं के स्तर पर अच्छी उत्पाद करना, गुणवत्ता वाला उत्पाद करना, ताकि जो भारत की जो भी ज़रूरतें हैं वो सारी पूरी हो सकें, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे अर्थव्यवस्था, तकनीक, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, भारत का काला पानी भूभाग्य विवाद किस देश के साथ है? जैसे मैंने पहले बताया, तो ऑप्शन सी, नेपाल के साथ, ठीक है। तो जनरली नेपाल और इंडिया के बीच में यह विवाद कभी कभी बीच बीच में उठता रहता है, फिर शांत होता है, ठीक है। और काला पानी एक्चुअली 3 देशों के बॉर्डर पर स्थित है, ठीक है, भारत, नेपाल और चीन, इन तीनों के बॉर्डर पे स्थित है काला पानी, ठीक है। तो और काला पानी से होकर एक नदी गुजरती है जिसको बोलते हैं महाकाली नदी, ठीक है। तो यदि पूछा जाए कौन सी नदी गुजरती है कहीं भी, तो महाकाली नदी, इस चीज़ का नाम याद रखना है, ठीक है। और महाकाली नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? भारत में इसको नाम कहा गया है शारदा नदी, ठीक है, शारदा नदी के नाम से जाना जाता है महाकाली को भारत में, और नेपाल में जाना जाता है इसको काली नदी के नाम से, ठीक है। और भारत काला पानी को उत्तराखंड राज्य में माना जाता है, जो उत्तराखंड है वहाँ पे स्थित है एक तरीके से काला पानी। तो ये हम लोग मानते हैं कि ये उत्तराखंड का पार्ट है, हमारे देश का पार्ट है, ठीक है, लेकिन ये विवाद नेपाल से संबंधित, तो इसको याद रखिएगा, नेपाल अपना कहता है, हम लोग अपना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, चीन के साथ हम लोग ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया था हम लोगों ने, ठीक है। और इस समझौते में क्या क्या चीज़ें थी? 5 पॉलिसीज़ अपनाई गई थी, कौन कौन सी? तो आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ये आपको पता ही होगा। जैसे एक दूसरे पर आक्रमण न करना, दूसरा है एक दूसरे के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप न करना, तीसरा है समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना, चौथा है एक दूसरे की अखंडता व स्वतंत्रता का पारस्परिक सम्मान करना, और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ठीक है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। तो इस प्रकार से 5 पॉलिसीज़ हैं पंचशील समझौते पर। तो 1954 में भारत और चीन के बीच यह हुआ था,
याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे है भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को, ठीक है, उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर कीजिए। तो बताइए कब कब कौन सा हुआ था, पहले हमें ये याद रखना पड़ेगा। लाहौर बस कूटनीति, लुकिस्ट पॉलिसी, गुजराल सिद्धांत, पोखरण 2 परमाणु विस्फोट। तो बताइए क्या सही जवाब होगा। तो पहले मैं बता देता हूँ, जैसे लाहौर बस कूटनीति कब हुई थी, तो 1992 में, ठीक। लुकिस्ट पॉलिसी कब अपनाई गई थी, लुकिस्ट, एक सेकंड, यह 1999 में हुआ था, ठीक है। लाहौर बस कूटनीति 1999, लुकिस्ट नीति 1992 या 1991 में माना जाता है। गुजराल सिद्धांत यह हुआ था 1996 में, ठीक है। और पोखरण 2 तो सभी लोग जानते ही हैं आप लोग, 1998, ठीक है। तो ये 4 डेट हैं, आप लोग मिला लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या आया, लुकिस्ट पॉलिसी, तो 2 ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 2 फर्स्ट में है, ठीक है। तो 2 3 4 1, ठीक है। तो ये 1999 होगा, ठीक है, इसको याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 1999, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे भी सूची 1 सूची 2 है, हमें बताना है किस देश के साथ कौन सा विवाद है। तो देखिए यहाँ पे मिला लीजिए, काला पानी किससे है बताइए, नेपाल से, ठीक है। और यहाँ पे देखिए गलवान चीन से है, ठीक। बांग्लादेश से क्या होगा, और पाकिस्तान, नेपाल तो मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए का 2 यहाँ पे 2 ऑप्शन में है, फिर हमें मिल गया डी का 1 देखिए इस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बी का 3 मिला लीजिए, बी का 3, एक सेकंड, तो ए का हो जाएगा 2, ठीक है, ऑप्शन सी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, ठीक है। तो इस प्रकार से मैच कर लीजिए। एक चीज़ याद रखिएगा, बांग्लादेश के साथ हमारा भूमि सीमा समझौता हुआ था, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ बगलिहार जल विद्युत परियोजना, ये चीज़ याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो पाकिस्तान से संबंधित है, जनरली हमें ये जल विद्युत परियोजना से चीज़ें हम लोग भूल जाते हैं, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये याद रखिएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए भारत की विदेश नीति के नियम में निम्नांकित कथनों में कौन सा सही है, ठीक है। बताइए, भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, LBA है शायद, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, ठीक है। भारत ने वर्ष 2017 में श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण पर सहमति व्यक्त की है। भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते SPA पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। SPA होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ठीक। मालदीव के अब्दुल्ला यमीन 2013 से 18 के शासनकाल में भारत के साथ मैत्री संबंध थे। तो बताइए कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, केवल ए और सी। तो ये सही है और ये सही है, दोनों, फिर बाकी बी और डी गलत हैं, ठीक है। तो 2015 में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, सीमा समझौता किया था इंडिया और बांग्लादेश ने 2015 में, ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और इसके जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, इसके तहत क्या हुआ था, जो जैसे इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर देखेंगे, ठीक है, जैसे इंडिया है, ठीक है, तो बांग्लादेश और इंडिया एक तरीके से बहुत यहाँ पे मैच करते हैं। बांग्लादेश को कहा जाता है कि वो इंडिया के अंदर है, ठीक है। तो उनकी जो बाउंड्रीज हैं, जैसे ये बॉर्डर हो गया सपोज, ठीक है, ये इंडिया, ये बांग्लादेश, तो बहुत सारे ऐसे इलाके थे जो यहाँ पे थे बंगाली लोग, ठीक है। तो कुछ लोग बांग्लादेशी थे, कुछ लोग इंडियन इधर थे, तो हम लोगों ने एक्सचेंज कर लिया। तो इसके तहत क्या हुआ, 111 जो सीमावर्ती एन्क्लेव था वो बांग्लादेश को हम लोगों ने दे दिया, और बदले में 51 एन्क्लेव भारत को मिला,
ठीक है, तो ऐसे ही जस्ट इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, और इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए, भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नलिखित समझौतों को उनके प्रकटन के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भू सीमा समझौता, ताशकंद समझौता, मॉस्को टेस्ट बैंड ट्रीटी, भारत रूस मैत्री संधि। ठीक है, तो कौन कब कब हुआ, फिर अरेंज करना है, तो बताइए। तो मॉस्को टेस्ट बैंड ट्रीटी कब हुआ, 1963 में। ठीक, भारत रूस मैत्री संबंध यह कब हुआ था, तो 1971 में, जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उस समय। ठीक है, ताशकंद समझौता, ताशकंद समझौता कब हुआ था, तो 1966 में। और भू सीमा समझौता कब हुआ था, अभी हम लोगों ने देखा 2015 में। ये किससे संबंधित है, तो बांग्लादेश से। ठीक है, तो मैच कर लीजिए, सबसे पहले कौन सा आता है, सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे दो ऑप्शंस में है, फिर बी, सी बी, तो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कब कब क्या हुआ था। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पे, भारतीय विदेश नीति में इंदिरा सिद्धांत, ठीक है, किससे संबंधित है। यहाँ पे है, इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक शक्ति बनाना है। यह पड़ोसी देशों के साथ सहयोग विकसित करने की नीति थी। इसमें भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है। दक्षिण एशियाई इस क्षेत्र में किसी भी हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा में खतरा समझा जाएगा। तो बताइए, इंदिरा सिद्धांत किस से संबंधित है। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी और डी, दोनों एक्चुअली सही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो भारत की सुरक्षा दक्षिण एशिया के समकक्ष प्रदर्शित की गई है, और ये वाला स्टेटमेंट, तो दोनों सही है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखिए, भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम बताएं। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में जो बॉर्डर लाइन है उसका नाम क्या है, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, पार्क स्ट्रेट और रेडक्लिफ रेखा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग जानते होंगे, मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन रेखा जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो हेनरी मैकमोहन, जो उस समय हेनरी मैकमोहन, ठीक है, ये ब्रिटिश सरकार में जो विदेश सचिव थे उनके नाम पे यह रखा गया था। ठीक है, तो और एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत इसको मान्यता तो देता है और स्वीकार भी करता है, लेकिन चीन ना तो मान्यता देता है और ना ही स्वीकार करता है। तो चीन नहीं मानता है मैकमोहन लाइन को। ठीक है, तो ये तो थोड़ा अजीब बात हो गई। और रेडक्लिफ रेखा पाकिस्तान से संबंधित है। ठीक है, इसको आप लोग जानते होंगे। और डुरंड अफगानिस्तान से। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे देखिए, नीचे दिए गए कथन है, अभिकथन और कारण बताना है। तो भारत वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन करता है, परंतु उसकी इच्छा है कि वह विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध का विकल्प भी रखे। भारतीय परमाणु नीति उसकी वैश्विक और क्षेत्रीय चिंताओं को दूर करने पर केंद्रित है, ये कारण है। तो बताना है क्या सही है, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ठीक है, तो हमने जब 1998 में, तो मई 1998, डेट याद रखिएगा, मैं जब परमाणु परीक्षण किया ठीक है, उसके बाद हमने भारत ने अपनी परमाणु नीति का निर्माण किया। ठीक है, और हम लोगों ने ये कहा कि जैसे यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसमें तो हर एक राज्य को आत्मरक्षा का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसीलिए भारत ने भी अपनी सुरक्षा के लिए ये चीज़ अपनाया कि नहीं, हम लोगों को भी करना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 1971 की भारत रूस संधि के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, जब बांग्लादेश के लिबरेशन के लिए जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ यूएसए था, और जब इंडिया पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा था तो यूएसए उसके तरफ आ रहा था और रशिया बीच में आ गया, तो इसको रोक दिया। ठीक, तो जब भारत रूस की संधि हुई 1971 में, तो रूस का राष्ट्रपति कौन था, स्टालिन, गोर्बाचेव,
लियोनिड ब्रेजनेव, यूरी आंद्रोपोव। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लियोनिड ब्रेजनेव। ठीक है, उस समय के 1971 में वो राष्ट्रपति थे, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, और भारत की तरफ से कौन थी? इंदिरा गांधी। आप लोग तो जानते ही हैं, इंदिरा गांधी। ठीक है, और दूसरी बात, रूस के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो कौन थे? आपको पता है रूस के जो प्रथम राष्ट्रपति थे उसका नाम? तो नहीं पता है तो लिख लीजिए, बोरिस येल्त्सिन करके था। ठीक है, येल्त्सिन, ठीक है, बोरिस येल्त्सिन। ठीक है, और वो कब भारत पे आए थे? 1993 में। ठीक है, तो वैसे बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति, जिसको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोला जाता है। ठीक है, एलईपी, नहीं, एलपीजी रिफॉर्म्स जिसको कहा जाता है ना, तो लिबरटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। तो ठीक है, तो अपनाई। यह दोई मोई नामक नवीकरण प्रक्रिया के समान नीति थी जो किस देश के द्वारा 1986 में अपनाई गई थी? तो ये जवाब बताना है। तो भारत में जो एलपीजी रिफॉर्म्स आए, ठीक है, वो दोई मोई नामक एक प्रक्रिया थी, उसके जैसी थी। वो कहाँ पे अपनाई गई थी दोई मोई नीति? 1986 में। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। ठीक है, तो 1986 में वियतनाम ने दोई मुई नामक नवीकरण प्रक्रिया को अपनाया गया था उनके द्वारा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है? इनोवेट होता है। ठीक है, ये दोई मुई जो है इसका मतलब होता है इनोवेट। इनोवेट का मतलब क्या हुआ? नव परिवर्तन। ठीक है, तो वियतनाम ने ये अपनाई, और इसको कहा भी जाता है कि ओपन डोर पॉलिसी कहा जाता है, खुला दरवाजा। ठीक है, तो भारत ने भी एलपीजी रिफॉर्म्स अपनाया। ठीक है, तो बस इसका नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, पंडित नेहरू या सरदार पटेल? तो ऑब्वियसली नेहरू जी। ठीक है, वो प्रथम प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ही भारतीय विदेश नीति का प्रतिपादन किया सबसे पहली बार। ठीक है, और 1946 में उन्होंने बताया कि विदेशी संबंधों में क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा, और जो दो गुट बच गए थे उस समय, एक यूएसए के साथ और एक यूएसएसआर के साथ, इनसे दूर रहते हुए जो अलग अलग इश्यूज आते जाएंगे उसको स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी अपने हिसाब से जो अच्छा लगेगा वो करेगा इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार की नीति अपनाई गई। ये प्रश्न देखिए, भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त कराया? ठीक है, आप लोग जानते हैं भारत 1947 में आज़ाद हो गया, किंतु पुर्तगाल जो थे वो गोवा में उस समय भी, उसके आज़ादी के बाद भी वहाँ पे रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने कब गोवा को आज़ाद करवाया? 1960, 1961, 62 या 63? तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1961 में। ठीक है, और एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 19 दिसंबर 1961 को, ठीक है, भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो लिख लीजिए, ऑपरेशन विजय के तहत, ठीक है, गोवा, दमन व दीव, ठीक है, यहाँ पे जो पुर्तगाली रहते थे उनसे मुक्त कराया। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। और जब गोवा राज्य बना तो 25वां राज्य बना था वो। ठीक है, और कब राज्य बना? 1987 में ये राज्य बना था गोवा। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगला प्रश्न देखिए, कारगिल युद्ध कब हुआ था कारगिल युद्ध? मई और जुलाई 1999, मार्च 1999, अप्रैल 1999, जून 1999 और जुलाई 1999, जुलाई 1999 और सितंबर 1999। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ठीक है, मई और जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। किसके किसके बीच? इंडिया और पाकिस्तान के बीच, सब लोग जानते हैं। ठीक है, और
इसको भी ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन विजय, कारगिल युद्ध का दूसरा नाम जो इंडिया ने दिया वो ऑपरेशन विजय था। ठीक है, और इस भारतीय यहाँ पे जो ये मिशन था, इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया था? जैसे इंडिया की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी होती है ना, तो इनमें इस ऑपरेशन में कौन कौन ने पार्टिसिपेट किया था? तो आर्मी और एयरफोर्स ने। ठीक है, नेवी ने नहीं पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो नेवी का रोल इसमें नहीं था, इसको याद रखिएगा। और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सफ़ेद सागर का कूट नाम दिया गया है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय के प्रधानमंत्री थे भारत में जब हो रहा था युद्ध, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? नवाज शरीफ। ठीक, तो इस चीज़ को आपको याद में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारत एवं नेपाल के मध्य शांति एवं मित्रता संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? ठीक है, 1952, 55, 50 या 60? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1950, 1950 में। ठीक है, भारत और नेपाल के बीच शांति एवं मित्रता संधि पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत और चीन में किस वर्ष पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए? ठीक है, तो जैसे 1962 में भारत के साथ चीन का युद्ध हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोगों के जो डिप्लोमेटिक एक तरीके से जो बातचीत होती है वो बंद हो गई थी। ठीक है, और डिप्लोमेटिक रिलेशन ठप पड़ गया था। तो उसके बाद फिर कब स्टार्ट हुआ? ठीक है, ये पूछा जा रहा है, 1976, 1978, 1975 या 1974? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1976। ठीक है, तो किन्होंने प्रारंभ किया? तो जनरली जिसका नाम आता है वो है के.आर. नारायणन। ठीक है, तो उस समय के.आर. नारायणन, ठीक है, इनके द्वारा चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया और इन्हीं के द्वारा स्टार्ट किया गया राजनयिक संबंध। ठीक है, 1976 में। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने किस वर्ष परमाणु उपकरण के परीक्षण के साथ छठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया? ठीक है, तो इंडिया ने जब परमाणु परीक्षण किया उसके बाद छठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया। कब? 1996, 1998, 1991 या 1974? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1974। ठीक है, जैसे 1974 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो उसको ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। और ठीक है, क्योंकि यह बुद्ध पूर्णिमा के दिन किया गया था। ठीक, और उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी उस समय की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, और बाद में 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ था परमाणु परीक्षण पोखरण में। ठीक है, तो खैर कब शामिल हुआ परमाणु क्लब में? 1974। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 71, 72, 91, 65? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1972। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ कब? 2 जुलाई, यहाँ पे लिख लीजिए, 2 जुलाई 1972 को। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। ठीक है, और भारत की तरफ से इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान की तरफ से कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो। ठीक है, इनके बीच में यह संधि हुई थी। ठीक है, और बांग्लादेश को फिर आज़ादी प्राप्त हुई थी। एक्चुअली हम लोगों ने जिसको एक टर्म कहा जाता है प्रिजनर ऑफ वॉर, ठीक है, युद्धबंदी जिसको कहते हैं। ठीक है, युद्धबंदी। तो जब युद्ध हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में, तो हम लोगों ने लगभग 90,000 पाकिस्तान सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था। ठीक है, तो उसको रिलीज़ करने के लिए यह समझौता हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने आज कुल 30 प्रश्नों को देखा। ठीक है, और
यह काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है आपके एग्ज़ाम्स से रिलेटेड। ठीक है, अभी चूंकि बहुत कम समय बचा हुआ है, जो लोग भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे ये वाला पेपर नेट वाला, ठीक है, 1 महीने में पेपर है आपका, तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अभी 2 चीज़ों पे फोकस करें। पहला तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स लगाएं, ठीक है, जहाँ पे भी आपको क्वेश्चंस मिले, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिले या कहीं और यूट्यूब चैनल पे मिले, वहाँ मॉक्स लगाइए। और दूसरी चीज़, आपको रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। अब नया चीज़ पढ़ने का समय नहीं है, ठीक है, जितना ज़्यादा फैक्ट्स पढ़ सकें उतना पढ़िए। वो रिवाइज करिए, बुक्स जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उसको रिवाइज करिए। और दूसरा मॉक्स लगाइए जहाँ भी मिल पाए, जिस यूट्यूब चैनल पे भी मिले, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।